स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, सो फार वी हैव स्टडीड अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हमने अब तक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। ठीक है, अब हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। क्या हमने पढ़ा इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द एंट्री एंड एग्जिट्स ऑफ फर्म्स आर इजी। मतलब फर्म इजीली मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ फर्म्स आर लार्ज इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इतनी लार्ज नहीं होती हैं जितनी परफेक्ट कंपटीशन में होती हैं। ठीक है, बट इसमें लार्ज होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। सेकेंड, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारा कहाँ पाया जाता है, किन प्रोडक्ट्स में? ये हमारा पाया जाता है ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, जैसे टूथपेस्ट है, ठीक है, सोप्स हैं, ठीक है, वॉशिंग पाउडर्स हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक्स हैं। ठीक है, इसमें हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स में। ओके, नाउ जो इसमें कंपटीशन होता है बिटवीन फर्म्स, वो नॉन प्राइस कंपटीशन ज़्यादा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एज़ कम्पेयर टू प्राइस कंपटीशन। ठीक है, नॉन प्राइस कंपटीशन जैसे हो गया प्रोडक्ट की पैकेजिंग का कंपटीशन या एडवर्टाइजिंग में कंपटीशन। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के चेंज में कंपटीशन, तो इसको कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉन प्राइस कंपटीशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। फर्स्ट है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, ये क्या है, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। ठीक है, व्हाट इज़ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन? ठीक है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन क्या है? एक तो ये दो तरह का होता है, एक होता है रियल प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एंड सेकेंड होता है इमेजिनरी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। तो पहले हम देखें प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है क्या। ये वो प्रोसेस है जिससे जो प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है या मैन्युफैक्चर हो रहा है बाय अ सेलर या फर्म, वो उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट ऑफ द राइवल फर्म। ठीक है, राइवल फर्म के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में जो मैं सब कहूँ कि मेरे प्रोडक्ट जो हैं उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द राइवल फर्म। ठीक है, ओके, तो दिस इज़ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ये दैट इज़ द प्रोसेस। ठीक है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें जो प्रोडक्ट सोल्ड हुआ है या मैन्युफैक्चर हुआ है बाय अ सेलर या बाय अ फर्म, उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट ऑफ द राइवल फर्म के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, ओके। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में गुड्स क्या होते हैं, सिमिलर्स होते हैं। फर्म्स में जो गुड्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं बट नॉट होमोजीनियस। ठीक है, सिमिलर का मतलब है कि समवॉट एक दूसरे से सेम होते हैं बट होमोजीनियस नहीं होते। होमोजीनियस का मतलब है इन टर्म्स ऑफ साइज, क्वालिटी एंड कलर। ठीक है, साइज, क्वालिटी एंड कलर अगर सेम है तो हम कहते हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, सो यही बात यहाँ पे है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, नाउ टू टाइप्स के प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है। फर्स्ट है रियल एंड सेकेंड है इमेजिनरी। ठीक है, रियल प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन क्या है? रियल प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन ये है कि जब हम कोई रियल चेंज करें प्रोडक्ट में तो उसको कहा जाएगा रियल प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, हम यहाँ पे हम बताएं प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की ये दो टाइप्स हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये समवॉट क्वालिटी में या कलर में, ठीक है, चेंज होते हैं। ठीक है, बट इसको कहते हैं हम होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। बिटवीन फर्म्स के बीच जो होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं फर्म के, वो होमोजीनियस नहीं होते हैं लेकिन सिमिलर होते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन आ रही है कि इसमें प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है और ये डिफ्रेंसिएशन दो तरह का होता है। एक रियल, अगर हम प्रोडक्ट में कोई रियल चेंज करें जैसे उसकी क्वालिटी में, ठीक है, या उसके कलर में, तो हम कहेंगे वो है रियल प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इमेजिनरी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई रियल चेंज नहीं होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में या क्वालिटीज़ में प्रोडक्ट की, लेकिन उसके प्रेजेंटेशन में चेंज होता है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाता है। जैसे हम क्या, पैकेजिंग में चेंज कर दिया हमने, एडवर्टाइजमेंट में चेंज किया, सेल्स प्रमोशन में चेंज किया, ब्रांड नेम चेंज कर दिया। तो ये क्या है, ये हमने कोई रियल चेंज नहीं किया है। ठीक है, हमने सिर्फ इमेजिनरी चेंज किया है। ठीक है, सो इसको हम कहेंगे इमेजिनरी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, जब कोई रियल चेंज ना होके
ओनली हम प्रेजेंटेशन में चेंज कर रहे हैं, जैसे पैकेजिंग, ब्रांड नेम, एडवर्टाइजमेंट में, या हम क्या सेल्स प्रमोशन में। तो ये हमारा हो गया इमेजिनरी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ओके ओके, सो ये जो चीज़ें हैं ये कोई रियल यूटिलिटी नहीं ऐड करती हैं कमोडिटी में, बट ये जो कंज्यूमर के परचेज डिसीजन को, परचेज मतलब कंज्यूमर के जो परचेजिंग डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं कि वो इस प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है या नहीं ख़रीद रहा है इन चेंजेस की वजह से। ठीक है, ओके, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ मास मीडिया, या हम कहें स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में की वजह से जो रोल इमेजिनरी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन का है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। ठीक है, हम कहें जैसे एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग से क्या हुआ, एडवर्टाइजिंग ने जो हमारी जो मैनी ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं जो इसमें जो सेल होते हैं प्रोडक्ट, जो प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, डैट इज़ ड्यू टू एडवर्टाइजिंग। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे हम कहें चॉकलेट्स हैं, ठीक है, अनदर ईटेबल्स, या हम कहें कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, वो सोल्ड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग की वजह से या अट्रैक्टिव पैकेजिंग की वजह से। ठीक है, इसमें कोई रियल यूटिलिटी नहीं हो रही है एड प्रोडक्ट में, बस क्या हो रहा है उसके प्रेजेंटेशन को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव बना रहे हैं उसको बाय पैकेजिंग या एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो ये क्या है, ये है इमेजिनरी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, जिसकी वजह से एक फर्म का प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट फर्म के प्रोडक्ट से क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन रियल हो या इमेजिनरी हो, इसको प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन माना जाएगा इन केस कंज्यूमर का जो परचेजिंग डिसीजन है वो चेंज हो रहा है, वो इन्फ्लुएंस हो रहा है अगर इस डिफ्रेंसिएशन से, तो इसको हम डिफ्रेंसिएशन मानेंगे, वेदर वो रियल हो या इमेजिनरी हो। ठीक है, सो इस डिफ्रेंसिएशन की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस डिफ्रेंसिएशन, नॉन प्राइस कंपटीशन जो है वो डोमिनेंट है अमंग्स डिफरेंट फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, इन जो हमारा जो ये जो डिफ्रेंसिएशन है इसकी वजह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू व्हाट, प्राइस कंपटीशन। एक फर्म दूसरे फर्म की ये जो डिफ्रेंसिएशन वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको फॉलो करती है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा नॉन प्राइस कंपटीशन ज़्यादा होता है, मतलब एक ने पैकेजिंग अट्रैक्टिव बनाई तो दूसरा भी अपनी पैकेजिंग अट्रैक्टिव बनाएगा, एक ने हमारा एडवर्टाइजिंग पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया तो सेकंड वाला भी ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो ये क्या, ये नॉन प्राइस कंपटीशन ज़्यादा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एज़ कंपेयर टू प्राइस कंपटीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें सेकंड जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में, फर्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड सेकंड है सेलिंग कॉस्ट। ओके, व्हाट इज सेलिंग कॉस्ट? सेलिंग कॉस्ट क्या है, फर्स्ट हम कह दें कॉस्ट। ठीक है, जो कॉस्ट होती है वो दो तरह की, टोटल कॉस्ट हमारी दो तरह की होती है, एक प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, एक सेलिंग कॉस्ट होती है। हमें पता है प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, जो हमारी इंकर्ड होती है ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, या हम कहें जो कन्वर्ट होती है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में। ठीक है, जैसे हम कहें रॉ मटेरियल की क्या कॉस्ट है, हमने रॉ मटेरियल जो परचेज़ किया, हमने लेबर को वेजेस दी, हमने पावर और फ्यूल के कंजम्पशन पे एक्सपेंड किया, हमने रेंट दिया लैंड का, या हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये सारे क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो इनकर्ड होगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस पे। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है, ओके, नाउ इसके अलावा सेलिंग कॉस्ट क्या है? सेलिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो इनकर्ड होती है प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करने में। ठीक है, मतलब डिमांड अगर किसी कॉस्ट से क्रिएट हो रही है तो हम कहेंगे वो सेलिंग कॉस्ट है। ठीक है, जैसे हम कहें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इज सेलिंग कॉस्ट, सेल्स कमीशन सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, ओके, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या, गुड्स को डिस्पैच करने के लिए फ्रॉम फैक्ट्री टू मार्केट, हम फैक्ट्री से मार्केट तक गुड्स को डिस्पैच कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी सेलिंग कॉस्ट है। ठीक है, ओके, नाउ प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे होने वाली। सेलिंग कॉस्ट क्या है, सेलिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हमारी डिमांड को इंक्रीज करे। ठीक है, ओके, सो अगर हम देखना चाहते हैं कोई कॉस्ट में कि वो सेलिंग कॉस्ट है या प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या होगा, अगर वो कॉस्ट अफेक्ट कर रही है हमारे डिमांड कर्व को, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो सेलिंग कॉस्ट है। ठीक है, अदरवाइज वो प्रोडक्शन कॉस्ट है। ठीक है, ओके, सो
ओके सो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है जो हमारी सेलिंग कॉस्ट है इसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी माना गया है, बट सेलिंग कॉस्ट को नहीं। क्यों सेलिंग कॉस्ट को नहीं? अगर सेलिंग कॉस्ट बढ़ रही है तो ये बेनिफिशियल है। कब बेनिफिशियल है? अगर ये सेल को बढ़ा रही है तो। जैसे हम क्या, एडवर्टाइजिंग क्या है? सेलिंग कॉस्ट है, ठीक है। तो हमारा एडवर्टाइजिंग पर एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस एडवर्टाइजिंग पर बढ़ने से क्या हो रहा है? हमारा सेल बढ़ रही है, तो हमारी सेलिंग कॉस्ट क्या हो रही है? अगर बढ़ रही है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। इससे क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट से हमारा डिमांड कर्व जो होते हैं वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है डिमांड कर्व का, ठीक है। AR और MR कर्व, डिमांड कर्व जो है हमारा AR कर्व वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, MR कर्व भी अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सेलिंग कॉस्ट, जैसे हम कहें एडवर्टाइजिंग, उससे हमारा क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होने से हमारे AR और MR कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है? न्यू इक्विलिब्रियम अचीव्ड होता है, ठीक है। आउटपुट भी बढ़ता है और प्रॉफिट भी बढ़ता है, ठीक है। ओके ये जो मॉडर्न एरा ऑफ पब्लिसिटी है उसमें जो एडवर्टाइजिंग की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा फर्म्स जो हैं अपनी टोटल कॉस्ट का मेजर पोर्शन एडवर्टाइजिंग पर स्पेंड करती हैं। क्यों? एडवर्टाइजिंग पर स्पेंड करने से क्या बेनिफिट होता है? यहाँ पे ये एडवर्टाइजिंग क्या है? सेलिंग कॉस्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे डिमांड को बढ़ा रही है, ठीक है। डिमांड बढ़ने से क्या होता है? हमारा आउटपुट ज़्यादा होता है, ठीक है, और हमारा सेल ज़्यादा होता है, ठीक है। और सेल ज़्यादा होने से प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सेलिंग कॉस्ट हमारी बेनिफिशियल होता है, इंक्रीज इन सेलिंग कॉस्ट, अगर ये हमारी सेल को इंक्रीज करे, ठीक है। नाउ वी कैन सी के हाउ द सेलिंग कॉस्ट बेनिफिट अ फर्म, ठीक है। कैसे सेलिंग कॉस्ट हमारी फर्म को बेनिफिट करती है। ये हमारा फर्म है, ये हमारा इक्विलिब्रियम दिया है उस फर्म का जो हमारा सेलिंग कॉस्ट पे कुछ भी स्पेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो हमारे AR एंड MR कर्व्स हैं, ये AR है डिमांड कर्व एंड दिस इज MR कर्व। ये हमारे इक्विलिब्रियम हमारा एट दिस पॉइंट है, ठीक है। हमारा इस एट दिस पॉइंट MR इज इक्वल्स टू MC, ठीक है। OM आउटपुट जो है हमारा इक्विलिब्रियम है और हमारा प्रॉफिट ये हमें दिख रहा है, ठीक है। ओके नॉ ये जो हमारी फर्म बी है ये हमारा सेलिंग कॉस्ट पे एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज हुआ उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारा डिमांड इंक्रीज हुआ, और कॉन्सिक्वेंटली इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि हमारा जो डिमांड कब है और मार्जिनल रेवेन्यू कब है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। अपवर्ड शिफ्ट होने से हमारा इक्विलिब्रियम भी होगा, वो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? हमारा आउटपुट बढ़ा, हम कंपेयर कर सकते हैं, आउटपुट बढ़ा, ठीक है। और हमारा प्रॉफिट पोर्शन भी बढ़ गया, ये प्रॉफिट है, ठीक है। और इसका हम देखें, इसका प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? ये जो हमारा सेलिंग कॉस्ट की वजह से डिमांड बढ़ा, डिमांड की वजह से AR MR कब अपवर्ड शिफ्ट हो गए और उसकी वजह से हमें न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव्ड हुआ, हमारा आउटपुट भी बढ़ गया, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो हाउएवर वी कैन से कि हमारे जो सेलिंग कॉस्ट है उस हमारे लिए ये बेनिफिशियल रहा, ठीक है। लेकिन ये जो बेनिफिट है ये कंटिन्यूसली अवेलेबल नहीं होगा। ये कब तक अवेलेबल होगा? जब तक हमारा इंक्रीज जो हो रहा है सेलिंग कॉस्ट में वो हमारा डिमांड को इंक्रीज करे, ठीक है। जब हमारा सेलिंग कॉस्ट जो है वो डिमांड को इंक्रीज करता रहेगा तब तक हमें ये बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक है। जैसे ही हमारा इस सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज होने से हमारा डिमांड इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट हम सेलिंग कॉस्ट कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, लेकिन हमारा डिमांड नहीं बढ़ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट फॉल करने लगेगा। तो ये जो हमारा जो इंक्रीजिंग सेलिंग कॉस्ट है ये हमारा जो बेनिफिट है ये हमें अवेलेबल कंटिन्यूसली नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्म को कॉशियस होना चाहिए कि वो उतनी ही अपनी सेलिंग कॉस्ट को रेस करे जितना उसके लिए बेनिफिशियल है, उतने एक्सटेंट तक जब तक वो हमारी डिमांड को बढ़ा रहा है, ठीक है। द फर्म शुड रेज सेलिंग कॉस्ट ओनली टू द एक्सटेंट that sufficient increase in demand also take place, otherwise not। हमारा एडवर्टाइजिंग पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, उससे डिमांड बढ़ रही है, तो हम कहेंगे हमारा सेल हो रहा है ज़्यादा और हमें प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। ओके तो ये हमारा जो सेलिंग कॉस्ट का में इंक्रीज़ जो हो रहा है, जो हमारा जो बेनिफिट हो रहा है डिमांड में, जब तक सेलिंग कॉस्ट से हमारा डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है तब तक तो हमें बेनिफिट होगा। जहाँ पे हमारा डिमांड नहीं इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें वहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा। तो फर्म शुड रिमेन कॉशियस अबाउट दिस। ओके, थैंक यू।